इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 8 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत हुई थी। कमीशन ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया था। ताहम पंजाब असम्बली से नए बल्दियाती कानून की मंजूरी के बाद पुराने कानून के तहत जारी नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया भर में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से बयानिया की जंग जारी है। उनके मुताबिक वो कौमें जो सेमी कंडक्टर्स और मसनूई जहानत AI पर अबूर हासिल करेंगी वो ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। बलूचिस्तान के इलाके सिबी में CTD की कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस पर हमलों में मुलव्वस थे। कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद, नक्शे और अहम दस्तावेजात बरामद की गईं। IMF की इक्तसादी रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान है। इलाकाई कशीदगी और सैलाब के मनफी असरात मैशत पर दबाव डाल सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने माली इस्लाहात में तसलसल बरकरार रखा है और करंट अकाउंट खसारे में बेहतरी देखी गई है। जंग न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल की पहली सहमाही में तनख्वाहदार तबके ने ताजरों, थोक फरोशों और बरामद कुनंदगान के मजमूई टैक्स से 2 गुना टैक्स जमा कराया। जुलाई 10 सितंबर के दौरान तनख्वाहदारों ने 130 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जबकि बरामद कुनंदगान ने 45 अरब और होल सेलर्स ने सिर्फ 1.5 अरब रुपए अदा किए। नेपरा के KA इलेक्ट्रिक की 2024 से 2030 तक की टैरिफ दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक औसत टैरिफ 32.37 यूनिट कर दिया गया है। नेपरा ने साहब का फैसले को बरकरार रखा, जबकि बाज़ तब्दीलियों को कंपनी के लिए गैर पायदार करार दिया। KA इलेक्ट्रिक ने फैसले को तफसीली जायजा लेने और कानूनी रास्ता इख्तियार करने का ऐलान किया है। बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में गुज़श्ता रोज़ आने वाले ज़लज़ले से 250 से ज़ायद कच्चे मकानात मुतासिर हुए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और नुकसानात का सर्वे किया जा रहा है। ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। गोडकी में वकील अब्दुल्ला की बेटी के अगवा का मुकदमा पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरयार शर, इनके बेटे और दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुद्दई के मुताबिक लड़की को शहरयार शर ने घर से अगवा किया। शहरयार शर ने इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा है कि इनका किसी मुजरिम या डाकू गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मंसूबे के तहत शहरी अपनी FIR का अंदराज ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और दीगर पुलिस सर्विसेज मोबाइल यूनिट के जरिए हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन मंसूबे के अमले को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अख्तियार करने की हिदायत दी। मंसूबे के तहत शहरियों को FIR के अंदराज और दस्तावेजात की तजदीद जैसी सहूलतें मोबाइल स्टेशन के जरिए फराहम की जाएंगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शैदी ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि जमात इस्लामी को सड़क की तामीर के नाम पर मिलने वाले अरबों रुपए की तहकीकात कराई जाए। उनका कहना था कि 9 टाउन्स में कोई अमली काम नहीं हो रहा, सिर्फ 600 गलियां बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि 6000 गलियों के लिए फंड्स मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि गंदम की खरीदारी के नए निज़ाम का निफाज पीपल्स पार्टी की दरीना मौक़िफ़ है। गंदम की इमदादी कीमत का तयन किसानों और काश्तकारों के लिए बड़ी कामयाबी है। सिंध हुकूमत ने ज़राई आमदनी पर टैक्स के निफाज को दिसंबर 2014 से बढ़ाकर जून 2025 तक मौखर कर दिया है ताकि किसानों को रिलीफ दिया जा सके। सिंध में एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने अपने 10 और 11 साल बेटियों को गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इब्तदाई बयान में कहा कि वो बेरोजगारी और माली मुश्किलात से तंग आकर इस कदम पर मजबूर हुआ। इसकी 5 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटियों ने बाप को कातिल करार देते हुए सख्त सजा का मुतालबा किया। खैरपुर सिटी के एक घर से 6 लाशें बरामद हुई, जिनमें शोहर, बीवी और 4 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक खातून ने पहले शोहर और बच्चों को नशा और गोलियां देकर बेहोश किया, फिर सबको गोलियां मारकर कत्ल किया और आखिर में खुदकुशी कर ली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल रिक्शे से टक्कर के नतीजे में एक शख्स जहाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कहा कि पाकिस्तानी टीम को बताएं कि आप वज़ीर दाखिला भी हैं ताकि इनकी कारकर्दगी बेहतर हो। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर दाखिला एशिया कप ट्रॉफी पाकिस्तान वापस लाएं क्योंकि अब भारत इसके पीछे दौड़ रहा है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि MQM को याद रखने पर वो वजीर को शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि अफगानिस्तान भारत की पुष्पनाई में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा है, मगर किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। शोर कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मौजूदा आस्करी क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने ऐलान किया है कि वो आज रात मजीद 2 इजरायली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगी। इजरायली जेलों में मौजूद मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी गईं। इसराइल ने कई दिनों से बंद रफा बॉर्डर आज भी नहीं खोला, जिसके बायस इमदाद और नकलो हरकत मुअत्तल है। फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन ने इमदाद की फौरी फराहमी के लिए तमाम रास्ते खोलने का मुतालबा किया। अमरीकी नायब वज़ीर आज़म जेरी वैंस इसराइल पहुँच गए ताकि गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जा सके। कतर ने इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा में मजीद 13 फ़लस्तीनी जहाँ बहक और 8 ज़ख्मी अस्पतालों में लाए गए हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تباہ شدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال ایسی ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرایا گیا ہو۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب غزہ کے رہائشیوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ جیرڈ کشنر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر یہ نسل کشی نہیں تو پھر کیا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ نسل کشی کے زمرے میں نہیں آتا مگر بچوں کا قتل عام ضرور ہوا ہے جو انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے۔ فرانس کے سابق صدر نکولا سرکوزی کو عدالت کی جانب سے سزا کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا۔ انہیں لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی سے انتخابی مہم کے لیے غیر قانونی مالی لین دین کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سرکوزی نے کہا کہ آج ایک سابق صدر نہیں بلکہ ایک بے گناہ شخص کو جیل بھیجا جا رہا ہے۔ سنائے تکائچی جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو گئی ہیں۔ انہیں 465 نشستوں والے ایوان میں 237 ووٹ حاصل ہوئے۔ سنائے تکائچی آج وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گی۔ پاکستان کی ٹیم ایک بار پھر لوور آرڈر میں رنز بنانے میں ناکام رہی۔ پہلے اننگز میں صرف 17 رنز کے اضافے پر 5 وکٹیں گر گئیں۔ پوری ٹیم 333 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شاہینوں میں شان مسعود 87، سعود شکیل 66 اور عبداللہ شفیق 57 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کیشف مہاراج نے 7 وکٹیں حاصل کی۔ جوابی اننگز میں جنوبی افریقہ نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنا لیے۔ آصف افریدی نے اپنے پہلے ٹیسٹ میں 2 وکٹیں حاصل کیں جبکہ شاہین شاہ افریدی اور ساجد خان نے ایک ایک شکار کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لینے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں جوہری ممالک کے درمیان جنگ تجارت روک کر ختم کرائی اور 24 گھنٹے کے اندر دونوں ممالک جنگ بندی پر تیار ہو گئے۔ روس نے یوکرین میں ڈرون حملہ کیا جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق حملے میں ایک بچہ سمیت 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ The Supreme Court is now at the center of a major legal battle as Illinois and Chicago officials urge it to uphold a lower court ruling that blocks the Trump administration from deploying the National Guard in the city. The issue has become increasingly complex after another court allowed guardsmen to deploy in Portland, Oregon, while Chicago has remained open and operational with mostly peaceful protests, despite some incidents that temporarily closed the court for 3 weeks. Legal analysts describe the situation as a roller coaster. Nothing as unusual number of sporting briefs from bipartisan military leaders, 21 states and the District of Columbia. Meanwhile, in a related case, Judge Sarah Ellis in Chicago is overseeing proceedings involving ICE and Border Patrol leaders, ensuring compliance with a restraining order limiting their use of chemical agents against peaceful protesters and reporters. The judge has ordered Border Patrol Chief Dredge to sit for a 2-hour deposition with findings to be reviewed on November 5. Justice Amy Coney Barrett is expected to issue a Supreme Court decision on the matter at any time.